सो नेक्स्ट टॉपिक देख लो, तीन डेफिनेशन। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द लिमिटिंग फ्रिक्शन is directly proportional to the normal reaction R between the two surfaces in contact। पहले इस डायग्राम को देखो, ये है अपना सरफेस और उस सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये बॉक्स जो ऑब्जेक्ट है, देख लेना है। तो इसका जो वेट जाएगा वो डाउनवर्ड साइड जाएगा वैसे, ठीक है। छोटी छोटी बातें समझना, आगे आर्टिकल में काम आनी है। इसका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, W = mg, और उसका रिएक्शन है R, ठीक है। ये फोर्स है जो हम लोगों ने अप्लाई की, ठीक है, अप्लाइड फोर्स। और हमें ये पता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में और टेंजेंशियली, ठीक है, टेंजेंशियली ऑन द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, इन दोनों का जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है उधर फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। तो Fs मैक्स का मतलब होता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, इसका दूसरा नाम ये भी बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में छोटा सा डिफरेंस था कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लास्ट वैल्यू है, एक्सट्रीम वैल्यू है, वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। जिसके बाद अगर फोर्स अप्लाई करें तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। तो याद रखना कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। और ये हम लोग लॉज ऑफ मोशन में स्टेटमेंट कर चुके हैं कि जो फ्रिक्शन होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसीलिए किया Fs और मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होगा। जैसे ही इससे ज्यादा वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है, R से ज्यादा वैल्यू इंक्रीज होगी तो फिर ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। फिर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम लोग घटाते हैं तो फिर μs आएगा, और ये μs जो है वो ही कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। याद रखना, दिस μs is known as coefficient of static friction, ठीक है। दिस इज coefficient of static friction, ठीक है। दिस μs is coefficient of static friction, इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है जी, और याद रखना है आपको। देन इससे नेक्स्ट है coefficient of kinetic friction। coefficient of kinetic friction में क्या है, the kinetic friction is directly proportional to normal reaction। definition क्या है, the kinetic friction is directly proportional to normal reaction। फिर ये directly proportional हटेगा तो mu k आएगा, स्टैटिक में μs आया, इधर mu k आया, और ये जो mu k है that is equal to Fk over R, और ये mu k जो है इसी का नाम ही होगा coefficient of kinetic friction। ठीक है, इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें हैं, आएगा। न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ये जो एंगल बना है, ठीक है, फिर से क्या है, ये सरफेस है, देखो ये सरफेस है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सरफेस है, और इसका वेट आया डाउनवर्ड साइड, फिर इसका रिएक्शन आएगा इस तरफ। अब इधर एक छोटी सी बात समझना, ये P फॉर पुल है, इस तरफ खींचा जा रहा है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन लगेगा ये F जो है वो फ्रिक्शन, अच्छा इस तरफ F जो है वो फ्रिक्शन है, लिख भी देता हूँ क्योंकि कैपिटल F इससे पहले हम लोगों ने अप्लाइड फोर्स यूज किया है, इधर F जो कैपिटल ले रहे हैं वो फ्रिक्शन ले रहे हैं। आप लोग स्मॉल भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो फोर्स इस तरफ अप्लाई की गई है और उसकी वजह से फ्रिक्शन इस तरफ क्रिएट हुआ है, ये रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन, और ये R है। तो अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या था, ये एंगल है, ठीक है, पहली बात है एंगल है, लेकिन किसके बीच, बिटवीन किसके बीच, ये वाला एंगल, तो किसके बीच हो रहा है, बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन। ये देखो थीटा किसके बीच है, R, जिसको बोलेंगे बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड ये वाली लाइन, सेंटर वाली लाइन। और सेंटर वाली लाइन क्या है, ये रिजल्टेंट है किसका, फोर्स का और नॉर्मल रिएक्शन का। इधर लिखा है एंड द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच मींस F एंड
नॉर्मल डायरेक्शन इज नॉन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बड़े गौर से सुनना फिर से बात कि जो थीटा है ना, ये है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और थीटा डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, थीटा क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन और रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट, फ्रिक्शन और नॉर्मल डायरेक्शन का, उसके बीच एंगल। आ रही बात समझ, क्लियर हो रही है। और अगर ये थीटा कैलकुलेट करना होगा तो tan थीटा ले रहे हैं, ठीक है। ट्राइंगल आप लोग खुद समझ लोगे, ये ट्राइंगल थीटा जिसमें आ, सो tan थीटा के लिए क्या आएगा, पंडित बद्री प्रसाद, दैट इज परपेंडिकुलर। तो इस थीटा के बिल्कुल सामने वाली जो टर्म है वो परपेंडिकुलर ये है, और ये टर्म बिल्कुल f के इक्वल आएगी, इसलिए f लिया है। पता नहीं बात आप लोगों की, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, दैट इज tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो इसलिए ही थीटा के बिल्कुल सामने ये परपेंडिकुलर है, और इसके बेस की अगर बात करें तो ये है बेस और ये है r। सो tan थीटा इज इक्वल टू f ओवर r। अच्छा ये तो ठीक है टर्म, इसको इक्वेशन 1 मान लो। लेकिन हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन में ये पढ़ा, इधर देखो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या किया हम लोगों ने, स्टैटिक फ्रिक्शन में ये पढ़ा था लास्ट में कि जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो भी Fs मैक्स ओवर r के इक्वल होता है, ठीक है। और Fs मैक्स का मतलब होता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इधर भी डेफिनेशन में देखो, द रिजल्टेंट विद द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब F जो है वो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जिसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट इज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। ऑब्जेक्ट स्टार्ट में नहीं है, अभी मोशन में नहीं आया है, बस मूव करने ही वाला है अभी, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो याद रखना ये जो F है ना, ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो इसी से हम लोग डालते हैं कि म्यू एस इज आल्सो इक्वल टू लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल डायरेक्शन। तो हम लोगों ने ये यूज कर लिया कि म्यू एस इज आल्सो इक्वल टू एफ ओवर आर, है ना। और इसको मैंने इक्वेशन 2 दे दी। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो 1 और 2 से हमें क्या मिला कि म्यू एस इज इक्वल टू एफ ओवर आर, ठीक है। दिस म्यू एस जो है दैट इज इक्वल टू एफ ओवर आर है। तो म्यू एस इज आल्सो इक्वल टू tan ऑफ थीटा, क्योंकि एफ ओवर आर की जगह हम लोग म्यू एस लिख सकते हैं। तो याद रखना कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों इक्वल आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोथ आर इक्वल, म्यू एस इज आल्सो इक्वल टू tan थीटा यूज की जाएगी ये की वजह से, ठीक है। नोट कर लो इसको, मेन बातें। चलो नेक्स्ट है इसी में, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल आता और ये क्वेश्चन। अच्छा, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। सो नेसेसरी इविल इसलिए बोला गया क्योंकि इसके कुछ क्या है, कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस है और कुछ इसकी एडवांटेजेस है। मतलब फ्रिक्शन के कुछ फायदे हैं और फ्रिक्शन के कुछ नुकसान हैं। तो जो उस वजह से इसको बोला गया कि नेसेसरी इविल है, मतलब जरूरी है, ठीक है। तो इसमें जो डिसएडवांटेज बताई गई, फर्स्ट वो है कि एनर्जी बेस्ड होती है, हीट एनर्जी की फॉर्म में टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हम लोग चलते हैं, ठीक है, और चलने के लिए हम लोग शूज यूज करते हैं। देखो बुक से यूज करना बच्चा पॉइंट पूरे अच्छे से ना, ठीक है। इस पे मैं सिर्फ समझा दूंगा पॉइंट्स, प्रॉपर वर्डिंग लेनी होगी हिंट के तौर पे, थोड़ा एक बार बुक रीड करना तो समझ आए। जैसे शूज यूज करते हैं या हम लोग चप्पल यूज करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद तुम देखो उसके सोल जो है वो घिस जाते हैं, है ना। तो ऐसे नए नए शूज लिए तो देखते हैं अच्छा कुछ नहीं, लेकिन 1 साल के बाद 6 मंथ के बाद देखो तो सोल चला गया है। तो क्यों जाता होगा सोल? उसके पीछे रीजन क्या है कि फ्रिक्शन होता है। जब हम लोग चलते हैं तो फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होती है, ठीक है। जब दो चीजें आपस में घिसेंगी या रगड़ेंगी उनको तो हीट पैदा होती है, और अगर हीट पैदा होगी तो उसकी वजह से क्या एनर्जी का वेस्ट हो रहा है और वो घिस रहा है, शूज भी घिस रहा है, एक रीजन वो है। और ये तो सिर्फ एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे ही मशीन्स पे होता है। कोई बड़े लेवल की कोई मशीन है, अगर उस पे उसको मूव करवाया जा रहा है ना, बार बार उसको मूव करवाया जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, हीट एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आरी बात समझ क्या है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल गन्ने की एक मशीन होती है, उसको मूव करवाएंगे, उसमें तो फ्रिक्शन होगा, या सिलाई मशीन आ गई, ठीक है, उसमें फ्रिक्शन होगा, थ्रेशर्स आ गए, या ट्रैक्टर्स ले लो, बाइकें ले लो, इन सब में फ्रिक्शन होता है। जब भी साइकिल ले लो, छोटी सी मशीन, साइकिल की चेन चलती है, उस पे
उस पर चेन कुछ टाइम बाद वो चेन ब्रेक हो। रीज़न क्यों है? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन है। देन उसके टायर्स घिस जाते हैं गाड़ियों के, फिर बाइक्स के, है ना, किसी भी चीज़ के। तो रीज़न क्या है उसके पीछे? कि फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है? हीट एनर्जी क्रिएट हो रही है और उसकी वजह से एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है। ठीक है। देन रिस्ट्रिक्ट स्पीड ऑफ व्हीकल। तो फ्रिक्शन की वजह से स्पीड ऑफ व्हीकल भी रिस्ट्रिक्शन आती है, क्योंकि फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए भी कुछ एनर्जी लग जाती है ना। पता नहीं कि अभी डायग्राम्स कर रहे थे हम लोग, मान लो ऐसा था तो इस तरफ अगर फोर्स अप्लाई करते तो इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा, और फ्रिक्शन लग रहा है तो इट मींस वो फ्रिक्शन की वजह से कुछ ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गई उसको रोक रही है। तो रिस्ट्रिक्ट कर देती है स्पीड ऑफ व्हीकल को। ठीक है, स्पीड ऑफ व्हीकल को रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। जैसे मान लो किसी रोड पे हम लोग चल रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ रोड है, ठीक है, एकदम नया, लेकिन फिर ऊबड़ खाबड़ रोड पे आ जाए, इट मींस नेचर ऑफ सरफेस जो है वो बदल गया। पहले स्मूथ था, फिर नेचर ऑफ सरफेस आ गई ऊबड़ खाबड़। उसकी वजह से क्या होगा? अब स्पीड ऑफ व्हीकल पे भी तो रिस्ट्रिक्शन आएगी, उतनी स्पीड नहीं मिलेगी। तो याद रखना इसका जो डिसएडवांटेजेस है कि रिस्ट्रिक्ट कर देता है स्पीड ऑफ व्हीकल को। थर्ड इसका जाता है एफिशिएंसी ऑफ मशीन डिक्रीजेस। एफिशिएंसी होती है जो कि आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ठीक है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। तो इसको इस तरह से देखो, एक अच्छी एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जितनी इनपुट दे उतनी आउटपुट मिल जाए। ठीक है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट बोलते हैं एफिशिएंसी। और इसको इस तरह से देखो कि अगर इनपुट जितनी दे उतनी ही आउटपुट मिल जाए तो बोलेंगे कि बड़ी अच्छी इसकी एफिशिएंसी है। लेकिन फ्रिक्शन की वजह से ऐसा नहीं होता। अभी जो बात कर रहे थे हम लोग इधर ही कि इधर से जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, व्हिच मींस हम लोग इनपुट तो ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन एज अ आउटपुट हमें बड़ी कम स्पीड मिल रही है। एक बड़ी ज्यादा ऊबड़ खाबड़ जगह होगी, मान लो फ्रिक्शन बढ़ा दिया तो अगर आप लोग अपना एफिशिएंसी और मशीन डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि आप लोग जितना उस पे इनपुट दोगे, मतलब जितना आप लोग उसको फोर्स लगाओगे उतना आउटपुट नहीं मिलेगी। आ रही बात समझ? क्या बोलना चाह रहा हूं एफिशिएंसी से? देन वेयर एंड टेयर इन पार्ट्स ऑफ मशीन इंक्रीजेस। ठीक है, वेयर एंड पार्ट इन मशीन्स इंक्रीजेस। वेयर एंड टेयर का मतलब है कि उसकी टूट फूट देखभाल करना, ये सब जो है वो मशीन का पार्ट में बढ़ जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हीट क्रिएट होती है। तो कोई उसके पुर्जे टूट जाएंगे, ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। ठीक है, जैसे मान लो सिलाई मशीन ही है तो उस पर ऑयलिंग करनी पड़ती है बार बार, है ना, एक ऑयल का रखा होगा उसको बार बार डालते रहते हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? ताकि फ्रिक्शन कम हो, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो वेयर एंड टेयर ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए। मतलब वेयर एंड टेयर का मतलब है कि छोटे छोटे पार्ट्स टूटेंगे, कुछ ना कुछ मुरम्मत करते रहना पड़ेगा इस तरह से। देन मशीन गेट्स बर्न्ड। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो मशीनें जल भी जाती है, टूट जाते हैं पुर्जे, कई बार मशीनें जल जाती है, आग लग जाती है। ठीक है, देन एडवांटेजेस क्या है, इसके फायदे क्या है? हेल्प टू मूव ऑन सर्विस। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम लोग चल ना पाए, क्योंकि जब आप देखना कि रेनी डेज है, बरसात का टाइम होता है, तो उस समय फिसलन कई सारे आदमी गिर जाते हैं। रीजन क्या है गिरने के पीछे? ये कि उन डेज में हमें फ्रिक्शन नहीं मिलता है, प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं मिलता है, या मार्बल पे पानी गिरा हो तो हम लोग गिर जाते हैं कई बार। ठीक है, और कोई आंगन मान लो रफ सरफेस है, पानी होगा भी तो भी नहीं गिरेंगे, क्योंकि रफ सरफेस पे फ्रिक्शन मिल रहा होता है। और जैसे मार्बल मिलेगा स्मूथ है, फ्रिक्शन कम मिलेगा, तो उसमें हम लोग चलना डिफिकल्ट हो जाता है। याद रखना कि जो फ्रिक्शन है हेल्प टू मूव ऑन सरफेस और हेल्प टू राइट। जैसे मान लो इधर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, या आप लोग अपनी नोटबुक पे लिख रहे हैं, इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये लाइन लगाऊंगा, मूव कर रहा हूँ तो फ्रिक्शन हो रहा है, और उस फ्रिक्शन की वजह से इसकी इंक चिपकती जा रही है। ठीक है, इंक लगती जा रही है मार्कर से। मैं जैसे इधर टच कर रहा हूँ, इस साइड मूव कर रहा हूँ, एक फोर्स लग रही होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, और उसकी वजह से इंक सारी उसके ऊपर आती जा रही है। ठीक है, तो वो क्या है, हेल्प कर रहा है फ्रिक्शन हमें लिखने के लिए। लेकिन इधर एक एग्जांपल लिखा है ग्लेज्ड पेपर। ग्लेज्ड पेपर आप लोग जैसे फोटोज लेते हैं, तो फोटो जिस पेपर के ऊपर बने होते हैं वैसा पेपर होता है ग्लेज्ड पेपर, मतलब प्लास्टिक का समझ लो तुम उसको। तो उसके ऊपर फ्रिक्शन होता ही नहीं है, तो उसकी वजह से हम लोग लिख नहीं पाते इसके ऊपर। याद रखना कि वी कांट राइट ऑन ग्लेज्ड पेपर। ठीक है, ग्लेज्ड पेपर के ऊपर हम लोग लिख नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने बस एक एग्जांपल के लिए रख दिया था इधर
कि ग्लेज पेपर का एग्जांपल दे दो, क्योंकि हमें नो फ्रिक्शन, उसमें फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, और अगर फ्रिक्शन नहीं मिलेगा तो कांट राइट। ठीक है, एक्सप्लेन अच्छे से बुक से रीड करने पॉइंट्स। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट है हेल्प टायर्स टू मूव। और गाड़ियां चल रही हैं, जैसे आदमी को चलने के लिए फ्रिक्शन जरूरी है, वैसे गाड़ियों को चलने के लिए जरूरी है। अगर तुम जैसे जहाँ पे बर्फ गिरी होती है ना, बर्फ, जैसे अगर आप बर्फीले इलाकों में जाओगे, ठीक है, जहाँ पे स्नोफॉल होता है, तो तुम लोग ये देखोगे कि उधर गाड़ियां गुड़ियां चलती नहीं है। अच्छा, गाड़ी होती है कि 4x4 वाला लेके जाओ बढ़िया अपना, या फिर जो आप लोग देखोगे ऐसा ना कि टायर वाले व्हीकल चल रहे होते हैं, तो वो अलग टाइप से बनाए होते हैं व्हीकल्स जो बर्फ को काटते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मल जो टायर्स हैं, जैसे नॉर्मल बाइक्स हैं, नॉर्मल गाड़ियां हैं, अगर इनको लेके बर्फीले इलाके पे चले जाए, जब सड़क पे गिर जाए बर्फ, तो वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो आप लोग चाहे ट्राई करना, साइकिल लेके जाना या कुछ करना, तो तुम देखोगे कि वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। रीजन क्या है? क्योंकि उधर हमें प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, या इसके अलावा जैसे बाइक्स हम लोग चलाते हैं, मान लो कहीं पे पानी गिरा हो, है ना, मिट्टी हो, रेत हो, ठीक है, या घास हो, घास पे स्लाइड होता है बड़ा ज्यादा। ठीक है, या छोटी मोटी दलदल टाइप बन गई हो, तो टायर्स को प्रॉपर फ्रिक्शन ना मिलने की वजह से वो स्लाइड कर जाता है। ठीक है, स्लाइड कर जाता है। या मड में व्हीकल फंस जाते हैं, देखिए बसेस वगैरह फंस जाती है, कई बार मड में फंस गया है, ट्रैक्टर फंसा हुआ, देखा होना जो कि अच्छा जी मिट्टी में चला गया, फंस गया, वो निकल नहीं रहा है बाहर। क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि उसको प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है मिट्टी के अंदर। जैसे वो फ्रिक्शन चाहिए, वो मिट्टी उसको प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं दे रही, तो उसकी वजह से क्या होता है, टायर्स मूव नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं हमें फ्रिक्शन चाहिए होता है टायर्स को मूव करवाने के लिए, तो हेल्प टायर्स टू मूव। ठीक है, एक पॉइंट आ गया। मूविंग बेल्ट रिमेन ऑन रिम। अगर आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल आटा चक्की होती है, ठीक है, जहाँ पे आटा बनता है, तो उधर देखो, या फिर आप लोग देखो थ्रेशर्स, जिसको जनरेटर बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जनरेटर्स, तो उस पे एक रिम होगा ऐसे करके, और एक इस साइड भी रिम होगा, एक छोटी सी बेल्ट होगी इस साइड। ठीक है, इधर मोटर लगी होगी और मोटर से ये चीज मूव कर रही होगी, और इधर बेल्ट होगी। ठीक है, ये तो मैं छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ कि एसी जनरेटर के लिए आपको थ्रेशर्स बोल रहा हूँ, जो एसी जनरेटर है, या आटा चक्की में ही मिलता है, या बड़े स्केल पर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, जिसमें आप लोग देखें कि मान लो कोई आपने टीवी पे देखा होगा कि कोक की बोतल चल रही है, मान लो कोका कोला है तो उसकी बोतल चल रही है और ढक्कन लग रहे हैं, या कोई पैक्स आ रहा है, तो उसमें क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट होती है जो मूव कर रही होती है, ऐसे बेल्ट। या फिर ये जैसे मान लो एयरपोर्ट पे जाए तो उधर आपके अटैची रख दो और सामान के लिए वो लेके जाता है घुमा के ऐसा। तो सब क्या है, कहीं ना कहीं वो एक बेल्ट है जो मूव कर रही होती है। ऊपर तो अच्छे से ढक दिया होता है, लेकिन एक बेल्ट है जो मूव कर रही होती है। ठीक है, तो वो बेल्ट उस रिम के ऊपर तभी टिकी हुई है क्योंकि उसको प्रॉपर फ्रिक्शन मिल रहा है। अगर फ्रिक्शन मिलना बंद हुआ तो ये बेल्ट इधर मूव करना बंद कर देगी, और इसके ऊपर जो भी चीज गोल घूम रही होगी वो भी चलना बंद कर देगी। जैसे आपकी एक्सेलरेटर हमने न्यूमेरिकल भी किया था कि ऐसी सीढ़ियां जो अपने आप चल रही हैं, तो कोई चीज उनको मूव करवा रही है ना, रोटेशन। ये बात आ रही समझ? मेन इसमें आप लोगों को देखना होगा तो आटा चक्की पे ये बेल्ट मिलेगी आसानी से ना, मिलती है, उसमें जाके देखना, ऐसे बेल्ट होगी और वो मूव करवाती है, और इधर आटा चक्की घूम रही होती है और वो पीसने के काम आती है। तो मूविंग बेल्ट रिमेन ऑन रिम, तो मूविंग बेल्ट को भी ये रिम के ऊपर रखने में फ्रिक्शन जो है वो हेल्प करता है। तो क्या हुआ, इन द एंड फ्रिक्शन की कुछ डिसएडवांटेजेस थी, कुछ एडवांटेजेस थी, इसलिए ये नेसेसरी इविल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो पॉइंट्स, छोटे छोटे शॉर्ट नोट बना लो। ठीक है।